अब ये जो क्वेश्चन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया है, मतलब 70% आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं। तो कम से कम सारे ग्राफ्स जरूर देख लीजिए। नीट 23 में, 24 में, 25 में फिजिकल केमिस्ट्री से एक ग्राफ जरूर आता है। हाय एवरीवन, दिस इज प्रभात कुमार। तो आज का ये जो वीडियो है ये नीट फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम नीट 2025 का पेपर का फुल एनालिसिस करेंगे। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको कैसे एग्जैक्टली टैकल करना है और किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर से पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड्स क्या है पता चल पाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शंस और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं ये हमें पता चल पाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि तुम भी नीट 2026 में फिजिकल केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर पाओ। इसी तरह हम आगे के जो वीडियोज लाएंगे उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सेम वे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री 11th और 12th की बात करें तो उसमें 11th में आता है मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ये टोटल 5 चैप्टर्स है। और 12th में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर्स हैं। ये जो आपके जो 11th के चैप्टर्स हैं ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। इसका आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पेशली ये जो मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 12th का चैप्टर तो आसान है, ये आप कवर कर पाएंगे और चैप्टर्स भी कम है। तो टोटल 8 चैप्टर्स है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में। ये देखा गया कि नीट में लगभग 16 to 17 क्वेश्चंस हर साल फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहे हैं। और नीट 2025 की बात करें तो उसमें 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चंस। तो अब स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को समझते हैं कि एग्जाम में कैसे टैकल करना है और उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। केपी इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आपको केसी निकालना पड़ेगा। केसी डायरेक्ट नहीं दिया है, केएफ अपॉन केबी होता है। तो उसमें आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन आसान, थोड़ा सा इसको बस चेंज कर लिया है। नीट 2022 में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, उसमें आपको केपी दे दिया था, केसी पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी पर लैम्डा नॉट होता है। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी रख देना है और यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बस इसमें इसको ऐड कर देना है। और नीट 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा है, बस इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछ दिया है। तो के भी अल्फा निकाल के ही होता है। तो ये और उससे भी आसान क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये टिपिकल इंथैल्पी क्वेश्चन है जो कि नोट्स में कराया जाता है, फिर मॉड्यूल में दिया रहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे नीट 10 में पूछा हुआ है। तो इसमें आपको इक्वेशन लिख के और सॉल्व करना पड़ेगा और जो वैल्यू पूछा है डेल्टा एच का उसको आपको निकालना है। ये 2 क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स के पूछे गए हैं और काफी आसान है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि 99.9% कंप्लीशन होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। और टी हाफ दे दिया है, टी हाफ से आपको के निकल जाएगा और के निकाल के यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। ये जो है क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑर्डर का है और अगला वाला जो क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। तो सेम फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम 19 में पूछा हुआ है क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, टी इक्वल टू के अपॉन 2.303 log के A1/A2 पे पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोल कंसेप्ट से है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। ये 2024 में पूछा है, 2020 में पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते हैं। बस चेंज क्या किया है कि थोड़ा सा बस मुश्किल कर दिया। अब आपको 5 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ये है कि मतलब डायरेक्ट आपको निकालना है। इसमें मैक्सिमम पूछा है, इसमें सेम पूछा है, यहाँ पर पूछा है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एटमोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। इनटू एन भी करना होता है, तो एन तो सब में कॉमन है, तो वो नहीं भी करेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा हुआ है। एनर्जी एंड रेडियस, ये रिसेंट ईयर्स में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेडियस का क्वेश्चन जो है नीट 2022 में पूछा गया है, फिर उसके बाद नीट 2024 में पूछा गया है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। रेडियस का फॉर्मूला आप रख देंगे इसमें तो आ जाएगा, और एनर्जी का फॉर्मूला आपको बस वैल्यू से मैच करा लेना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा हुआ है।
फिर ये 78 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। N1 और N2 क्या है आपको पता होना चाहिए। N1 जहां से आता है, N2 जिस पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर N1 को 2 रख देंगे और 3 रख देंगे, नेक्स्ट बार 4 और 6, बस इसमें रेशियो निकाल देना। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के एटम्स वाले चैप्टर में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा हुआ है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकल जाएगा। इसमें आपको डेल्टा टी क्या होता है, आई के बी इंटू एम होता है। के बी सबके लिए सेम है, एम यहाँ पर मोलरिटी होता है, लेकिन मोलरिटी दिया है तो उसको पुट कर देंगे और वन टॉप फैक्टर से आई का वैल्यू निकालेंगे। सबको यहाँ पर देख लेंगे और जो भी हाईएस्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, मतलब नीट 14 में पूछा हुआ है और नीट 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मैंने अपने नोट्स में से इसको ऐड किया है कि जो आई होता है वन टॉप फैक्टर, वो डिपेंड करता है किन कैसे, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, बाकी सबके ये तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन बस एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो बस उसमें इन्वर्सली हो जाता है। अगर क्वेश्चन में केवल फ्रीजिंग पॉइंट लिखे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना लिखे, तब इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो उस पर तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। लेकिन पूछेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ तो उसके लिए इनवर्सली हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि मूल कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया है। काफी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रिसेंट ईयर में पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया था जब मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा था। तो देखो ये मैंने मार्किंग किया है और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया। मैंने असर्शन रीजन सोचा था कि इससे बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट में पूछ दिया, तो इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है इसमें, तो काफी मतलब इजी क्वेश्चन है। नीट 2020 में काफी पूछे जाए हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लीच चैटलर प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। ये नीट 2024 में पूछा हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। नेगेटिव डेविएशन इसमें आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे आपको देखना पड़ता है कि वेपर प्रेशर बाद का अगर डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि नेगेटिव डेविएशन है, या पर वेपर प्रेशर प्योर में दिया हुआ है और बाद का वेपर प्रेशर 70 हो जा रहा है, लेकिन वही मतलब घट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग है। वैसे तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर कोई एक दो मैच भी करा लेगा ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। जब मैच द फॉलोइंग आता है तो आप एक दो ऑप्शन को मैच करा लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का पूछा गया है। इसमें आपको डेल्टा एच निगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होगा तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। और सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा हुआ है, तो इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन जो है तुमको या तो एग्जैक्ट है या फिर उसको थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ दे रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी नया नहीं आएगा। अब ये तो हो गया कि कैसे मतलब एग्जाम में इसको टैकल करना है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आपको फार्मूला से पुट कर देना है। थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट है तो उसमें बस आपको सोचने की जरूरत है, और एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है इस जो एनालिसिस का, वो देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9 पूछे गए हैं, थ्योरी से क्वेश्चन 3 आए हैं और इजी कॉन्सेप्ट 4, ये टोटल आपके 16 हो गए। मतलब कि इस बार जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो ज्यादा क्वेश्चन या तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे या तो थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने वाला था, उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच था। अब देखो पीवाईक्यू बेस्ड कितने पूछे गए हैं, 10 पूछे गए हैं, मतलब 70% आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं और कहीं से नहीं पूछे गए। और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें, व्हाट टू डू। तो सबसे पहले ये मैंने स्टेप वाइज लिखा है। आपको लेक्चर्स करने हैं टीचर के, जहां से भी आप कर रहे हैं, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, अटेंटिवली पढ़िए। जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है क्लास में उसको आप
स्टेप देखिए, टीचर कैसे उसको अप्रोच कर रहा है, तभी आप नए तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। और इसमें कुछ बड़ा सा लॉजिक नहीं है, आप समझिए वही क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा पढ़ना है, उसमें जो भी डाटा है उसको हाईलाइट कर लेना है, तब उसके बाद जो फॉर्मूला है उस क्वेश्चन को लिंक कर पा रहा है, उस फॉर्मूला को लिख के उसमें अप्लाई करना है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रहता है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, और फॉर्मूलाज को तो स्पेशली याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद अब जब क्लास नोट्स हो जाए तो मॉड्यूल्स और डीपीपी करना है। मॉड्यूल्स और डीपीपी से हमें नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो हमें पता चल पाता है। तो इसलिए नए तरह के क्वेश्चंस भी करने जरूरी हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीवाईक्यू, एज मेनी टाइम्स यू कैन डू। जितनी बार हो सके पीवाईक्यूज करो, क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं से रिपीट हो रहे हैं। और ये जो मैंने चीज बता दिया ना, इससे आपका 90% काम हो जाएगा। 90%, 10% के लिए आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहला कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप फिजिक्स की तरह ही मानिए। जैसे फिजिक्स में अप्रोच करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद रखते हैं, वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी करना है। इसके लिए कुछ अलग से एकदम अप्रोच नहीं आता है। मेक शॉर्ट नोट्स प्लस फार्मूला सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला सीट्स जरूर रखिए। ये कम समय में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स शेयर किए हुए हैं, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं कैसे बनाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। रिवाइज द पीवाईक्यूज फ्रीक्वेंटली, ताकि आपको ट्रेंड्स पता चल पाए। जितनी बार आप पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आप उस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर लेंगे। आखिर कौन सा वो टॉपिक है, कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे मुझे याद कर रखने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है पीवाईक्यूज को बार बार रिवाइज करना। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है, कम से कम आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। और ये तब पढ़ना है जब आपका ये सब कुछ हो जाए, चारों चीज जब हो जाए ना, तब पढ़ना है। कुछ नया चीज आपको पता चल पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ पाए तो कम से कम सारे ग्राफ्स जरूर देख लीजिए। नीट 23 में, 24 में, 25 में फिजिकल केमिस्ट्री से एक ग्राफ जरूर आता है। अभी आपने देखा कि ग्राफ का क्वेश्चन आया है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है ग्राफ से। और टेबल जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको देखते चलना है। अभी जो क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन चैप्टर से, वो टेबल से ही पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के टेबल्स एंड जो ग्राफ्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, इनटेक्स्ट से पूछ लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर से तो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के कम से कम इनटेक्स्ट सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लें और एग्जाम्पल्स को भी देखते चले। और जो एक्सरसाइज है ये आपको सारे चैप्टर्स का नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बहुत ही मतलब उनका जो वैल्यू रहता है बहुत पॉइंट में रहता है, हार्ड रहता है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही एक्सरसाइज आप करेंगे तो बेहतर होगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इसे कर सकते हैं। एंड लास्ट में एग्जाम्पलर, ये मैंने उस ऑर्डर में लिखे हैं, मतलब ये प्रिफरेंशियल ऑर्डर में लिखा है। पहले आप इंटेक्स्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर एक्सरसाइज पर, तो आपको टाइम मिलता है तब आप एग्जाम्पलर कीजिए। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स लिखे हैं प्रिफरेंशियल ऑर्डर में, मतलब कि आपको इनको प्रेफरेंस देके रीडिंग लगानी है, ठीक है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर सॉल्यूशंस। ये जो मैंने लिखा है ना, मतलब 12th का जो चैप्टर है ये मस्ट रीड चैप्टर्स है। इससे काफी थ्योरेटिकल पोर्शंस आता है, स्पेशली जो लास्ट पेज है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट में कोलिजन थ्योरी दिया हुआ है, उससे पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फ्यूल्स एंड बैटरीज दिया हुआ है लास्ट में, वो इंपॉर्टेंट आता है। इस साल तो नहीं पूछा, लेकिन हाई चांस है कि अगले साल पूछ सकता है उससे, ठीक है। और सोल्यूशंस के भी लास्ट में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वान डॉट फैक्टर और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में दिया हुआ है, उससे पूछ सकता है। मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन के आपको स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ना है। मैंने एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी पढ़ी हुई है, उसे मैंने हाईलाइटेड पोर्शंस कर दिया है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वो उस पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, कोई चैप्टर छूट भी जाता है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड, या फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नहीं आपको पढ़ना है तो मैं जो पीडीएफ दे दूंगा उससे आप हाईलाइट्स उसके देख सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
ये कंप्लीट एनालिसिस था। इसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री के आपको ट्रेंड्स बता दिया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे एग्जैक्टली टैकल करना है। और मेन यही है कि आपको बस पूरा नोट्स को अच्छे से कंप्लीट रखना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि आखिर कहाँ अप्लाई होता है। फॉर्मूला आपको ऑन द टिप्स होना चाहिए। और एनसीईआरटी के कम से कम एक बार आप रीडिंग कर लें। जो मैंने चैप्टर्स के बताए हैं स्पेशली उनके आपको करने चाहिए। और जितनी बार पीवाईक्यूज हो सके उसको फ्रिक्वेंटली आपको लगाते रहना है ताकि ट्रेंड्स पता कर पाए, क्योंकि हर साल ट्रेंड चेंज हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। नीट 2023 में एसर्सन रीजन 2-3 पूछ लिया था फिजिकल केमिस्ट्री से, 24 में नहीं पूछा, 25 में नहीं पूछा, अगले साल पूछ सकता है। तो ट्रेंड किसी को नहीं पता है। ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चंस की संख्या लिखी है। लगभग आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर से एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे आप स्किप कर सकते हैं। इसलिए हर एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सब चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अगले साल फिजिकल केमिस्ट्री में आप फुल स्कोर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।